हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में कक्षा 10 के अंशाल में सेट नंबर 3 तक बता दिए गए थे। आज आप लोगों को लेकर आए हैं सेट नंबर 4 2024 का 824 IM। अब IM में हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो आप सभी जानते हैं गुर्दे की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, हिंदी में वृक्कांड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, नेफ्रॉन सही है, क्योंकि जो ऑप्शन सही वही ऑप्शन मैं यहाँ लिख दिया हूँ। बाकी ऑप्शन आप लोग सेट नंबर 4 से आप लोग मिला लीजिएगा 824 IM से। अगला देखेंगे, पौधों में जाइलम किसके द्वारा उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो आप सभी जानते हैं जो पौधों में जाइलम होता है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। तो इनमें से सभी, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है, प्रकाश आवश्यक होता है, और क्या आवश्यक होता है, क्लोरोफिल। तो ये सभी ऑप्शन दिए थे, इसलिए इनमें से क्या दिया है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकारक कोशिका के किस भाग में होता है। तो आप सभी जानते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिला था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था तो वंशागत के गुणों के अध्ययन के लिए किया था। किसके किया था, वंशागत के गुणों के अध्ययन के लिए। नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागत के लक्षण होते हैं स्थानांतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। तो आप सभी जानते हैं ओजोन परत के लिए मुख्य जो क्षरण करता है उसका मुख्य कारण क्या, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो घास, बकरी तथा मानव क्या करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप देख रहे हैं एक तंत्रिका न्यूरॉन्स की क्या बना है, संरचना बना है। इसमें आप डेंड्राइट्स देख रहे हैं, केंद्रक देख रहे हैं, निषलस्करण देख रहे हैं, कोशिकाएं देख रहे हैं, एक्सॉन देख रहे हैं, एक्सोप्लाज्म देख रहे हैं, सनाइट घुंडियाँ देख रहे हैं। ये सारी क्या है, एक कोशिका संरचना में तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है। इसके कार्य आप देख सकते हैं, किसके कार्य क्या होते हैं। नंबर 1 कार्य है, तंत्रिका तंत्र हमें सोचने तर्क में सहायता करती है। ये मानव शरीर में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र प्रत्यावर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। ये बाह्य वातावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करती है। इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी किस पर लिखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य पर लिखना है और मुकुलन पर लिखना है। तो पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य। तो आप सभी जानते हैं जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो आयोडीन का स्रावण करता है। अगला जानते हैं, यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाकर रक्ताल्पता की रोकथाम करता है। अगला क्वेश्चन है, ये गर्भ में बच्चों की परिपक्वता में सहायता करता है। ये क्या है, यह दुग्ध स्राव को भी बढ़ाता है। हाँ, तो आप देख रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य पर हो गया। अब दूसरा क्या, मुकुलन पर है। तो मुकुलन आप जानते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक बाह्य वृद्धि होती है जिसे आउटग्रोथ कहते हैं, और वो धीरे धीरे इतना बाह्य वृद्धि हो जाती है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के विभाजन के द्वारा मातृ जीव से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिससे नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण बनता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है जो मुकुल कहलाता है। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बनाता है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा। ये कैसे जंतु होते हैं जिनमें क्या होती है, बाह्य वृद्धि होती है, जिससे नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो उच्च वर्ग के पादप होते हैं उनमें विशेष प्रकार की जो संरचनाएं होती है, जिसमें कैलिक्स होता है, कारोला होता है, एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है। तो इसमें लैंगिक जनन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पुमंग निभाता है और जायांग निभाता है। तो आइए देखते हैं, उच्च पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए उच्च विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पुष्प कहते हैं। आप जानते हैं इस बच्चे ने क्या कर दिया है, पुष्प की संरचना बना दिया है। तो पुष्प की संरचना से नहीं मतलब है, इसमें क्या है, लैंगिक जनन का वर्णन करना है। तो आप देख सकते हैं कि पुष्प की संरचना में आप देख सकते हैं पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसमें दल होता है, बाह्य दल होता है, दल होता है,
पुंकेसर होता हुआ स्त्री केसर होता है। इसमें बाह्य दल और दल पुंज पुष्प के क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं, लेकिन पुमंग और जायांग क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। आवश्यक अंग इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बिना क्या होता है, जनन की प्रक्रियाएं नहीं पूरी होती, क्योंकि पुमंग और जायांग क्या होते हैं, पुष्प के जनन अंग होते हैं। पुमंग जो होता है नर जननांग होता है और जायांग जो होता है मादा जननांग होता है। एक पुष्प की संरचना में आप देख सकते हैं, ये बाह्य दल है, ये दल है, ये पुंकेसर है, और ये क्या है, ये पूरा भाग जो है स्त्री केसर, जिसमें वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, और ये अंडाशय होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बाह्य दल है, ये क्या है, दल है। तो आप बाह्य दल और दल से कोई मतलब नहीं है। इसमें आप देखेंगे नर जननांग में पुष्प का या पुंकेसर, आप जानते हैं नर जननांग को पुमंग कहते हैं। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बनता है। इसके 3 भाग होते हैं, पुतंत होता है, प्रागकोश होता है, योज होता है। क्योंकि जो प्रागकोश होता है, यहाँ पर आज इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये पुंकेसर है, ये क्या है, आप जानते हैं फिलामेंट पुतंत है, ये पूरा क्या है, प्रागकोश है। क्या है, प्रागकोश है। और प्रागकोश में क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। जब परागकण क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये योज क्या होती है, ये फट जाती है और परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद ये वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, जिससे क्या होती है, परागण की क्रिया हो जाती है। अब ये परागकण क्या होते हैं, इसमें जननछेद होते हैं, जिसमें क्या होती है, पराग नलिका का निर्माण होता है। और जब ये पराग नलिका का निर्माण होता है तो बीजांड द्वार से अंडकोशिका में, यानी बीजांड में प्रवेश करते हैं, जिसमें 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं, 2 कोशिकाएं ध्रुवीय होती हैं, और एक क्या होती है, अंडकोशिका होती है। अंडकोशिका के बगल में 2 कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो जब क्या होते हैं, जब पराग नलिका में प्रवेश करते हैं तो उसमें इस नरयुग्मक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 नरयुग्मकों का निर्माण होता है। अब दोनों नरयुग्मक एक द्वितीयक केंद्रक से और क्या होता है, अंडकोशिका से निषेचन करता है। इस प्रकार क्या होता है, निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं। इस तरीके देख रहे हैं जायांग या स्त्री केसर, ये पुष्प का सबसे अधिक सुरक्षित भीतरी भाग होता है। यह पुष्प का मादा जननांग है। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग से मिलकर बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, जो आपको बताया गया। क्योंकि अंडाशय में ही क्या होता है, आप जानते हैं एक्सेल होते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया होती है, जिससे भ्रूण बनता है, और भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का मुख्य कार्य होता है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देना, जिससे अंडाशय क्या होता है, धीरे धीरे फल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रुधिर में उपस्थित उर्वरक हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बच जाता है तथा उससे हृदय तक ले जाता है, जहां तक वो सभी कोशिकाओं में को पहुंचा दी जाती है। जैसा कि उसी प्रकार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाता है तथा श्वसन द्वारा शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। इस तरीके से हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। हाँ फ्रेंड्स, तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मानव हृदय की संरचना, मानव हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल तथा मुट्ठी के आकार जैसी संरचना है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर तथा सकरा भाग पीछे की ओर तथा बाईं तरफ झुका रहता है। हृदयावरण या पेरिकार्डियम से निर्मित एक दोहरी झिल्ली होती है, जो हृदय के चारों ओर से आच्छादित करती है। दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा पेरिकार्डियम गुहा कहलाती है, जिसमें एक द्रव भरा रहता है। इसका मुख्य कार्य हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखना है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जो दाईं अलिंद बाईं अलिंद आरिकल कहलाते हैं। दायां और बायां अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं। दायां अलिंद दाएं निलय में एक छिद्र होता है, जिसे बायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। इस प्रकार बायां अलिंद बायां निलय में बायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। फुफ्फुसचाप पल्मोनरी शिरा से निकलने वाले स्थान 3 अर्धचंद्रावल वाल्व होते हैं। इस वाल्व के कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुसचाप में जाता है, परंतु वापस नहीं लौट पाता। फुफ्फुसचाप आगे की ओर दाएं और बाएं धमनियों में बह जाती है, जो रक्त को फेफड़े में ले जाता है। दाएं निलय के अग्रभाग में महाधमनी निकलती है। दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं में खुलती है, जो अशुद्ध रक्त को दाएं फुफ्फुस महाशिरा में खुलती है, जो शरीर से शुद्ध रक्त को फेफड़े में लाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं हृदय की संरचना है। ये क्या है, ये बायां अलिंद है, ये बायां निलय है, ये दायां अलिंद है, ये दायां अलिंद है, ये दायां निलय है। इसमें क्या होता है, ये जो होती हैं ये फुफ्फुस शिराएं होती हैं, जो फेफड़े से जुड़ी होती है। ये क्या होता है, शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाती हैं, और बाएं निलय से क्या होता है, ये कपाट द्वारा क्या होती हैं,
महाधमनी द्वारा शरीर में ले जाती हैं। अब शरीर में ले जाती हैं, अब शरीर से अशुद्ध रक्त होता है शरीर के ऊपरी भाग से या निचली इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से क्या होते हैं, हृदय के दाएं अलिंद में आते हैं और दाएं अलिंद से दाएं नीले में आते हैं और दाएं नीले से होता हुआ क्या जाते हैं, फुसफुस महाधमनी से होकर कहाँ जाते हैं, फेफड़े में जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है, क्योंकि महाशिरा से अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं अलिंद में आते हैं और बाएं अलिंद में क्या होते हैं, पल्मोनरी शिरा से क्या होते हैं, बाएं अलिंद में आते हैं। इस तरीके से आप लोगों का इस सेट नंबर 4 समाप्त हो रहा है। आपको सेट नंबर 5 जीव विज्ञान का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धैर्य बनाए रहिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।